हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जनसंख्या नियंत्रण करने के जो कार्यक्रम चलाए हैं सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, उस पे अपन चर्चा करेंगे। इन टॉपिक के बारे में कल भी अपन ने अध्ययन किया था। तो देखो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए हैं, जो बहुत सारी योजनाएं, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनमें से परिवार नियोजन एक था। और परिवार नियोजन के तहत कुछ बातें और भी इसमें जोड़ी गई है, जिसमें इसमें 3 नई विधियों को शामिल किया गया है परिवार नियोजन कार्यक्रम में। इसमें पहला है कि इंजेक्शन से लिए जाने वाला जो गर्भ निरोधक DMPA हैं, वो 3 महीनों में एक बार लिया जा सकता है। दूसरी इसमें मेथड जोड़ा गया कि शैंटक्रोपेन जो गोली है, टैबलेट है, अब उसको सप्ताह में एक बार लिया जा सकता है। और प्रोजेस्ट्रिन युक्त जो गोलियां हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उसको भी परिवार नियोजन में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार की परिवार नियोजन में कुछ नई विधियों को शामिल किया गया है ताकि उससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद में जो जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा है, जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा है, ये राज्य में सुरक्षित मातृत्व व नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और सुरक्षित प्रसव हेतु इसकी शुरुआत यानी कि राज्य में 2 अक्टूबर 2012 को की गई थी। और वर्तमान में ये योजना है वो विभिन्न अस्पतालों में, सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में लागू है। इसके अलावा राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, गर्भवती महिलाओं व 1 वर्ष तक बीमार शिशुओं को निःशुल्क दवा और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने मेवात यानी हरियाणा में से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1 जून 2011 को की थी। राजस्थान में इसका प्रारंभ केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के नाम से यानी दूदू कस्बे, टोंक के यानी पीपलू गांव व दौसा में 12 सितंबर 2011 से इसकी शुरुआत की गई है। और इस अभिनव कार्यक्रम को राज्य के लगभग सभी 33 जिलों में 12 सितंबर 2011 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इस योजना में गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव, इसके अलावा सिजेरियन ऑपरेशन, निःशुल्क दवाइयाँ व अन्य उपयोग में आने वाली सामग्री, लैब जांच सुविधाएं, इसके अलावा रक्त की सुविधाएं, गर्भवती को भोजन, परिवहन की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती है। और नवजात शिशु और को 30 दिन तक निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, रक्त की सुविधा, परिवहन की सुविधा आदि भी दी जाती है। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये राजस्थान में केंद्र सरकार की ये योजना सितंबर 2005 से प्रारंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य रखा गया था मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी करना, संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना। और इस योजना के तहत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में भी प्रसव कराने पर प्रसूता और आशा संयोजकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जननी सुरक्षा योजना में आज भी ये योजना चल रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये प्रसूता को दिए जाते हैं, आशा संयोगियों को 300 रुपये दिए जाते हैं और ANM को 300 रुपये दिए जाते हैं संस्थागत प्रसव पर। शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रसूता को दिए जाते हैं, सहयोगिनी को 200 रुपये और ANM को 200 रुपये संस्थागत प्रसव पर दिए जाते हैं।
इसी प्रकार बीपीएल परिवार की कोई महिला है और अगर घर पे प्रसव हो तो उसको 500 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो जननी सुरक्षा योजना ये बहुत अच्छी योजना है और वर्तमान में भी चल रही है। इनके अलावा प्रधानमंत्री जो सुरक्षित मातृत्व अभियान है और मदर मिल्क योजना चलाई गई। मदर मिल्क बैंक योजना राज्य का पहला निजी क्षेत्र का मदर मिल्क बैंक उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज पन्नाधाय राजकीय महिला अस्पताल में दिव्य मदर मिल्क बैंक के नाम से 14 अप्रैल 2013 को स्थापित किया गया था और एक निजी एनजीओ है माँ भगवती विकास संस्थान के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। तो राजस्थान के अंदर पहला मदर मिल्क बैंक की जो स्थापना हुई है वो उदयपुर में हुई है और राज्य में पहला राजकीय मदर मिल्क बैंक ये तो निजी क्षेत्र का था, जबकि राजस्थान का पहला राजकीय मदर मिल्क बैंक है वो जयपुर में 26 मार्च 2015 को महिला चिकित्सालय जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। और ये जो राजकीय मदर मिल्क बैंक है जयपुर में स्थापित किया गया है ये नॉर्वे सरकार के सहयोग और जेके लॉन हॉस्पिटल के सहयोग से स्थापित किया गया है और अभी अन्य ज़िलों के अंदर भी मदर मिल्क बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार विभिन्न योजना चलाकर मातृत्व जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, मातृत्व और शिशु की स्वास्थ्य की देखभाल, सुरक्षित प्रसव देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है। इसके अलावा एक यानी कि योजना चली प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री ने देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 9 जून 2016 को की थी और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लक्ष्य था सुरक्षित गर्भावस्था व सुरक्षित प्रसव के लिए मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी करना। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत देश भर में लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को विशेष मुक्त प्रसव पूर्व देखभाल मुहैया कराई जा रही है ताकि उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाने के साथ साथ उसकी रोकथाम भी किया जा सके। और इस देशव्यापी कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण यानी प्रसव पूर्व देखभाल और जांच के लिए हर महीने की 9 तारीख है उनको निर्धारित किया गया है। तो सुरक्षित मातृत्व के लिए, सुरक्षित प्रसव के लिए और मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की जो शुरुआत है वो 9 जून 2016 को की गई थी। इसके अलावा प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन जो सिस्टम है इसके तहत राज्य स्तर पर गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं की देखभाल सुनिश्चित करने हेतु राज्य में गर्भवती माताओं और शिशुओं की ट्रैकिंग हेतु एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जिसे प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के नाम से विकसित किया गया है और राजस्थान देश का ये ऐसा पहला राज्य है जिसमें इस प्रकार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम आरंभ किया गया है और ये प्रणाली राजस्थान के अंदर 15 सितंबर 2009 से प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा जल मंगल कार्यक्रम की जो शुरुआत है मित्रों, जल मंगल कार्यक्रम है ये जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करने, जनसंख्या में स्थायित्व लाने, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी करने के लिए समुदाय आधारित गर्भ निरोधक साधनों का वितरण करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो लगभग काफ़ी वर्ष पहले 1992 के अंदर अलवर और उदयपुर से प्रारंभ की गई थी और 97 और 8 से ये संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। तो इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं वो समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण एवं मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए चल रही है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बाध्यता है
उनको 20 जून 2001 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 1 जून 2002 से 2 या इससे अधिक बच्चे वाले अभ्यर्थी को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित किया गया है। यानी 1 जून 2002 के बाद में यदि किसी भी अभ्यर्थी के जो सरकारी सेवा में जाने का इच्छुक है उसके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसको अपात्र घोषित किया जाता है। इस तिथि के पश्चात 2 से अधिक बच्चे होने पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी पदोन्नति में भी 5 वर्ष तक कोई विचार नहीं किया जाएगा। और इसमें संशोधित करते अब थोड़ा 3 वर्ष के लिए कर दिया गया है। 1 जून 2002 या इसके बाद में पैदा हुए जुड़वा बच्चों को इस उद्देश्य से एक इकाई माना जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि यदि 1 जून 2002 के पहले एक बच्चा है और बाद में अगर जुड़वा हो जाते हैं 2 तो उसको दूसरी इकाई माना जाएगा। इसी प्रकार यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए इस प्रकार बाध्यता लागू की गई है ताकि जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके। इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 3 नवंबर 2015 को पुनः विवाह करने की स्थिति में कोई कर्मचारी पुनः विवाह की स्थिति में दूसरा जीवन साथी से राज्य कर्मचारी को तीसरी संतान पैदा करने की छूट दी गई है। यदि कोई कर्मचारी दूसरा विवाह करता है और पहले से उसकी 2 संतानें हैं तो दूसरी पत्नी से वो तीसरी संतान यानी पैदा कर सकता है, ये छूट दी गई है। इसके अलावा अप्रैल 2016 में राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य कर्मचारियों को तीसरी संतान होने पर राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 1979 के तहत उसको किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा, मुक्त रखा जाएगा। तो ये बाध्यता है। इसके अलावा नसबंदी कराने पर क्षतिपूर्ति राशि नकद भुगतान जो योजना है, परिवार कल्याण के स्थायी साधन नसबंदी को प्रोत्साहन करने हेतु उच्च प्रजनन दर वाले जो 14 जिले हैं राजस्थान में, उन जिलों के अंदर 2 जनवरी 2018 से क्षतिपूर्ति राशि है जिसको सीधे नकदी भुगतान के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है। और ये क्षतिपूर्ति राशि है वो इस प्रकार है। सरकारी चिकित्सालय में नसबंदी कराने पर प्रत्येक पुरुष नसबंदी पर 3000 रुपये देय होगा, महिला नसबंदी पर 2000 रुपये और प्रसवोत्तर महिला यदि नसबंदी कराती है तो उसको 3000 रुपये देय होंगे। यानी 14 जिलों में जहाँ प्रजनन दर ज़्यादा है वहाँ पर इस प्रकार की योजना लागू की गई है। इस 14 जिलों के अंदर अन्य जो प्रेरक भुगतान भी दिया जा रहा है। पुरुष नसबंदी पर 400 रुपये, महिला नसबंदी पर 300 रुपये और यानी प्रसवोत्तर नसबंदी पर 400 रुपये नकद भुगतान भी दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने गैर सरकारी संगठन एवं निजी चिकित्सालयों को नसबंदी ऑपरेशन कराने और IUD निवेश प्रोत्साहन योजना को भी लागू किया गया है। इसके तहत गैर सरकारी संगठन या निजी चिकित्सालय संस्थान द्वारा नसबंदी ऑपरेशन या IUD निवेशन करने पर उच्च जन्म दर वाले जो 14 जिले हैं उसमें प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन या निजी चिकित्सा संस्थान को पुरुष या महिला नसबंदी ऑपरेशन करने पर 3500 रुपये 3500 रुपये प्रति केस और प्रसवोत्तर महिला पर नसबंदी करने पर 4000 रुपये प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसमें संस्थान के द्वारा 1000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि यानी दिया जाना अनिवार्य है। और इस संस्थान
संस्थानों के द्वारा निःशुल्क नसबंदी ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके अलावा आईयूडी निवेशन पर भी इस संस्थान को 75 रुपये प्रति केस दर यानी 75 रुपये प्रति केस की दर से दिए जाएंगे। तो निजी चिकित्सालय है जो गैर सरकारी संगठन है उसको भी नसबंदी कराने के लिए इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि की योजना रखी गई है। नसबंदी कराने पर नकद भुगतान है। दंपतियों को नसबंदी कराने हेतु प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकारी चिकित्सालय में नसबंदी कराने पर पुरुष और महिला को 2000 रुपये एवं 1400 रुपये भुगतान भी दिया जाता है। इसके अलावा नसबंदी ऑपरेशन में यदि किसी की नसबंदी ऑपरेशन में मृत्यु या अन्य जटिलता होने पर परिवार कल्याण बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति राशि दे भी होगी। इसमें यदि नसबंदी ऑपरेशन से अस्पताल में या छुट्टी मिलने के 7 दिन के भीतर ऑपरेशन की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको यानी 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये की बीमा कवर राशि, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर यदि 8 से 30 दिन के मध्य मृत्यु होती है तो 50,000 रुपये और नसबंदी ऑपरेशन असफल होता है तो उसको 30,000 रुपये और अन्य कोई जटिलता की होने की वजह से भी 25,000 रुपये भुगतान दिया जाता है। और ये जो योजना है इस योजना को 29 नवंबर 2015 से 31 दिसंबर 2007 तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से एवं 1 जनवरी 2008 से 31 मार्च 2013 तक यानी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से इस प्रकार की बीमा कवर राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने और भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए योजनाएं चलाई है जिसमें मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है या मुख्यमंत्री बालिका जो संबल योजना है इसके जो मुख्य उद्देश्य रखे गए थे, प्रदेश में बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए माता पिता को प्रेरित करने की भावना है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है ये राज्य में गिरते लिंगानुपात को रोकने के उद्देश्य 1 अप्रैल 2007 को लागू की गई थी और इसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और बाल विवाह को कम करना इसी उद्देश्य से ये योजना है वो लागू की गई थी। तो इस उद्देश्य में उनको एक बाल विवाह रोकने के लिए माता पिता को प्रोत्साहन करना, निरंतर गिरते जा रहे लिंगानुपात को रोकना, निरंतर बढ़ती आबादी को रोकने का प्रयास करना, ये मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे। इस प्रकार मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना पोर्टल का भी विकास किया गया है। जयपुर में आयोजित राज्य समारोह के अंदर 4 नवाचार ई सदन के तहत जिसमें प्रसव, सखी, नवजात शिशुओं पर केंद्रित देखभाल करने के उद्देश्य से ऑनलाइन मुख्यमंत्री बालिका संबल पोर्टल की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से की गई थी। और एक और योजना जो राष्ट्रीय स्तर की है जिसे वंदे मातरम योजना के नाम से जाना जाता है। गर्भवती महिलाओं को हर माह निःशुल्क जांच करने की सुविधा निजी चिकित्सालयों पर फरवरी 2004 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था और इसके तहत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच किए जाने की सुविधा दी जाएगी। इस प्रकार और भी योजना चली है जैसे ग्राम स्वास्थ्य योजना है, ये भी इसी जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में किया गया एक कार्यक्रम था। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा समय समय पर राजस्थान की जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए
इस प्रकार की योजनाएं चलाई गई है। उस योजनाओं में नवाचार भी लाया गया है ताकि एक सुरक्षित मातृत्व, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, लिंगानुपात को बढ़ाना और जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी लाना, इस उद्देश्य से इस प्रकार की योजना है वो समय समय पर लागू की गई है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे जो प्रभावी उपाय है वो उपाय है महिला शिक्षा। महिला शिक्षा का उत्थान करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, और दूसरा है निर्धनता में कमी लाना। निर्धनता में कमी, शिक्षा का विकास, ये ऐसे दो यानी कि उपाय है जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसी वजह से व्यक्ति और परिवार के जीवन शैली में बदलाव आता है, वो एक आधुनिक विचारों से जुड़ता है और इसी से ही वह अपना जो परिवार है वो छोटा रखता है। उसको ये बहुत सारा ये ज्ञान हो जाता है कि छोटे परिवार से क्या लाभ है और इस बच्चों का जो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल कैसे की जा सकती है। इन तमाम बातों पर विचार करने के लिए सबसे पहले निर्धनता उन्मूलन और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ये उपाय करने बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के जो जनसंख्या नियंत्रण है वो की जा सकती है।